चलो ठीक है। तो हम लोगों ने कल ये कर रहे थे कि कैसे किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा जब हमारा सॉल्यूट क्या होगा, एक गैस होगा। दो ही टोटल 9 तरह के सॉल्यूशन बन रहे थे। टोटल पॉसिबल 9 सॉल्यूशंस कितने थे? 9 थे कि नहीं थे? टोटल पॉसिबल सॉल्यूशंस कितने थे? 9 थे। उसमें से उसमें से हमें केवल दो ही पढ़ना है। हमें केवल दो ही पढ़ना है भाई साहब। तो दो ही जो पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं? सॉलिड का लिक्विड के अंदर और गैस का लिक्विड के अंदर, बस। सॉलिड का सॉल्यूशन लिक्विड के अंदर एज अ सॉल्यूट इन द, जो हमको पढ़ने हैं सॉल्यूट, जो हमको जो पढ़ना है सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। तो सॉल्यूट हमारा पहला कौन सा जो हमें पढ़ना है वो सॉलिड। बहुत ध्यान से देख लो, इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। और एक और पढ़ना है जो गैस, गैस इन लिक्विड, गैस एज ए सॉल्यूट इन लिक्विड। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? ये अभीज आईफोन, आप कौन है? आनम बेटा आप हो? अभीज आईफोन कौन है? अभी, अभी आप नाम बताएंगे, अपना पूरा नाम बताएंगे। चलो ठीक है। हमने ये बोला था कि सॉल्यूट जो है वह सॉलिड में होगा, और वो जब सॉल्यूट लिक्विड में हम डालेंगे एज ए सॉल्वेंट लिक्विड है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड बनेगा। ओके जो सर। सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड बनेगा। लिक्विड। और गैस जब लिक्विड में डालेंगे हम, तो वो जब भी लिक्विड। तब भी लिक्विड बनेगा। तो इनमें से हमने पहला उठाया कौन सा? पहला हमने पढ़ने के लिए उठाया गैस इन लिक्विड, गैस एज ए सॉल्यूट इन अ लिक्विड। तो ये हमने उठाया। अब इसमें क्या है, यही दोनों हमारे चैप्टर सिलेबस में, इस चैप्टर में है। ठीक है, तो हमने पहले उठाया गैस इन लिक्विड। अब उसी की सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी मतलब कितना सॉल्युबल है कोई किसी लिक्विड के अंदर ये गैस, वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा था। इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी हैव डन द फर्स्ट फैक्टर, द नेचर ऑफ गैस। फर्स्ट फैक्टर जो हमने किया था नेचर ऑफ द गैस। सेकेंड फैक्टर जो हमने किया, सेकेंड फैक्टर जो हमने किया वो हमारा टेम्परेचर। और अब तीसरा फैक्टर टेम्परेचर के साथ समझ में आ गया था ना? ओके सर। अरे ओके सर, क्या समझ में आ गया था ना? हाँ नहीं, सर। बस। तो समझ में आ गया था। तो ये बताओ आप कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड के अंदर, सॉल्युबिलिटी इस गैस डिक्रीज होगी सर। डिक्रीज होगा। ठीक है, वेरी गुड। और टेम्परेचर कम करोगे तो इंक्रीज होगा। ओके सर। तो ये बताओ कि अकॉर्डिंग टू लीचेट, अकॉर्डिंग टू एक्सोथर्मिक प्रोसेस, नेचर। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है, मेरे कोई बताएगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस में चेंज इन एंथैल्पी, एनी वन ऑफ यू, पॉजिटिव और नेगेटिव? इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव, वेरी गुड। तो जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है, डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। किसी एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच इज नेगेटिव फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्यों नेगेटिव होता है बेटा? डेल्टा एच क्या होता है? व्हाट इज डेल्टा एच? डेल्टा एच इज इक्वल टू एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। एच क्या है?
H क्या है? H इज एंथैल्पी। H इज व्हाट? एंथैल्पी। पढ़ा है ना थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है ना भाई साहब, 11th में पढ़ा होगा। एंथैल्पी इज व्हाट? एनर्जी। एंथैल्पी को H से डिनोट किया जाता है, पढ़ा है ना? H इज इक्वल्स टू U प्लस PV। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? H इज इक्वल्स टू U प्लस PV पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आर्यन पढ़ा है? H इज इक्वल्स टू U प्लस P इंटू V। सर याद तो नहीं है, पढ़ा तो है ऐसा कुछ, बताइए जरा। प्रियांश पढ़ा है? निखिल? बोलते क्यों नहीं हो रहा आप लोग? चैट में तो लिख दो हाँ सर पढ़ा, नहीं पढ़ा है। सर हमारी केमिस्ट्री खराब है। किसकी? हमारी सर। हमारी किसकी? प्रिंस? अरे अब सही हो जाएगी, काहे परेशान हो रहे हो? हम बता रहे ना क्या हुआ सर 11th में। मतलब कोचिंग जाते थे सर, पढ़ाते नहीं थे, सिर्फ क्वेश्चन पेपर देते थे वो। हाँ, स्कूल के टीचर थे तो गलती हो गई सर उनसे, पढ़ के क्वेश्चन पेपर देते थे, बस पेपर में यही आएगा बस बता देते थे। वही तो समस्या है ना। वो 11th में हमने खराब कर ली अपनी जगह। वही तो समस्या है। प्रियांश आप बताइए बेटा, H इक्वल्स टू U प्लस PV पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में क्लास 11th में? निखिल? यस सर पढ़ा है। हम्म। तो बेसिकली क्या होता है? H इज अ एनर्जी, टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी। एंड दिस U इज कॉल्ड व्हाट? दिस U इज व्हाट? इंटरनल एनर्जी। वेरी गुड, दिस इज व्हाट? इंटरनल, अंदर की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। अब जो एनर्जी आपके अंदर है टोटल, वो दो चीजों में जाती है। एक तो आपके अंदर एनर्जी है, और या तो आप काम करोगे उसका। बताओ, बताओ भैया, आपने खाना खाया, मान लो आपने 100 जूल एनर्जी ली। आपने खाना खाया और 100 जूल एनर्जी ली टोटल। अब 100 जूल एनर्जी जो है, उसमें से कुछ एनर्जी आपकी बॉडी में रह जाती है 20 जूल। 80 जूल का आप काम करते हो। बात समझ में आया? बताओ प्रिंस, टोटल 100 जूल एनर्जी का आपने खाना खाया, हाँ सर। 20 जूल आपके एनर्जी बॉडी में है अभी, और 80 जूल आपके वर्क किया। तो ये इससे हाँ कंपेयर सर। करो। ये है 100, यू है इंटरनल, और पीवी है वर्क डन। इसको वर्क फंक्शन कहा जाता है, पीवी को। ओके सर। पीवी को कहा जाता है वर्क फंक्शन। फंक्शन। वर्क फंक्शन P इंटू वी। अरे बताओ W इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, बहुत बेसिक से डेफिनेशन है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एनर्जी रिलीज। अरे यार, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, कौन बताएगा मेरे को? बहुत बेसिक क्लास फिजिक्स है ये, बहुत बेसिक फिजिक्स। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन? डिस्प्लेसमेंट होगा। वेरी गुड, देयर मस्ट बी अ डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर, देन द वर्क इज सेड टू बी डन। देन इज वर्क सेड टू बी डन। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? बताइए, कितना सिंपल है। पढ़ा है सर, कोई मना नहीं कर सकता नहीं पढ़ा है, कोई नहीं मना कर सकता, कोई भी मना नहीं कर सकता सर नहीं पढ़ा इस बात को। तो ये बताओ, मेरे के पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, समझना जरा। अब जब बेसिक चीजें नहीं पता है तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना। अब ये जो सिलेंडर है, यहाँ पे हमने लगा दिया, समझना जरा। क्या? हाँ, ये पिस्टन है, ये क्या है? पिस्टन है, और ये एक सिलेंडर है। अभी इसमें कोई जगह है, मान लो ये जो इतनी जगह है, इसका वॉल्यूम मान लो V, इसका वॉल्यूम मान लो V1 अभी, और ये पोजीशन 1 है, चलो छोड़ो,
ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन मान लो 2 है। अब इस पिस्टन को हमने मूव कराया किधर, अंदर की तरफ। तो पिस्टन को मूव कराएंगे तो इसके अंदर जो वॉल्यूम है उसको एज अ डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम। अब ये बताओ, अगर पिस्टन को मूव किया आपने, अगर अब पिस्टन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, जरा ध्यान देना। अब पिस्टन ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब ये पिस्टन यहाँ पे आ चुका है, बात को समझना जरा प्रिंस। अब ये पिस्टन यहाँ पे आ चुका है, तो कितना चला है ये पिस्टन, इतना बताइए। ये इतना डिस्टेंस तो चला है कि नहीं चला? डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, किसमें, वॉल्यूम के टर्म में। वॉल्यूम के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। और जो फोर्स लगा है वो प्रेशर है, बाहर से हमने प्रेशर लगा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो प्रेशर इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी वर्क डन। ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, पीबी इज वर्क फंक्शन। चलो, और कभी टाइम मिलेगा तो हम बताएंगे, वो छोड़ो। अब हमने बोला यहाँ पे solubility of a gas in liquid, delta H for the exothermic reaction is always negative. मतलब H final minus N initial is negative. जरा देखना। हमने सीधा सा बोला डेल्टा H is equals to H final minus H initial। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी, जरा बताइए मेरे को प्रिंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट या एनर्जी रिलीज होती है कि एब्जॉर्ब होती है, बताओ। रिलीज होती है। रिलीज होती है। एक्सो मतलब बाहर निकल रही है यार। तो जो पहले एनर्जी थी और बाद की जो एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी, तो एच फाइनल क्या होगा, कम, और एच इनिशियल क्या होगा, ज्यादा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो हाँ या ना। अगर एच फाइनल कम है, मान लो इसकी वैल्यू 20 है और पहले 40 था, तो कितना आ गया, -20 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसीलिए नेगेटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव फॉर 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 एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये बताओ, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन पढ़ा है आप लोगों ने? गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, कोई बताएगा मेरे को व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन? कोई बताएगा मेरे को? निखिल, आर्यन, प्रियांश। सर डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस 3 डेल्टा एस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। दिस इज द गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको बेटा? गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर है कि नहीं है? अगर थोड़ा भी डाउट है तो बताओ, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा और उसको समझना। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है और एक्चुअली और किस तरीके से इसमें काम होता है, जरा समझाए, बताइए। क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी, कोई मेरे को बताएगा क्या होता है ये गिब्स फ्री एनर्जी, होता क्या है? ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, डेल्टा लिख दिया ना तो चेंज हो गया, तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। बताओ मेरे को जरा क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज? पता है क्या? समझेंगे, चलो, नहीं पता है चलो समझेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है
फ्री एनर्जी है ये क्या है? फ्री एनर्जी। ये वो यूजफुल एनर्जी होती है, ये डेल्टा जी इज दैट यूजफुल एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग द वर्क। बहुत ध्यान से, ये यूजफुल एनर्जी, यूजफुल, इससे कुछ वर्क होगा प्रोडक्टिव। ये नहीं कि फालतू की ऐसे एनर्जी आपके पास रखी है। अगर आपके पास, आप दिन भर सो रहे हो, तो ऐसा नहीं आपके पास एनर्जी नहीं है लेकिन आप प्रोडक्टिव कुछ नहीं किए, मतलब आपके पास गिव्स फ्री एनर्जी आपका है ही नहीं। मतलब बात को समझो जरा, गिव्स फ्री एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड इन यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क। अब ये बताओ मेरे को डेल्टा एच क्या है? और हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है सभी लोगों ने कि डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी की वैल्यू दो तरह की, दो हो सकती है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोई बताएगा? डेल्टा जी की वैल्यू जब नेगेटिव होती है क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? सारी 11th की चीजें हैं बेटा, ठीक है, बिल्कुल 12th की नहीं है, सब 11th की चीजें हैं और आप मना नहीं कर सकते कि सर नहीं है। डेल्टा जी की वैल्यू जब नेगेटिव होती है वो उसको कहते हैं हम लोग Spontaneous स्पॉन्टेनियस। reaction. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है उसमें, ठीक है। और ये होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप नहीं होगा, कुछ हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, कुछ हमको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अब ये बताओ डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव मतलब पहले से कुछ नेगेटिव, मतलब क्या है? जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, यही होगा डेल्टा जी। तो डेल्टा जी इक्वल टू जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, इसका मतलब ये है कि जी ये अगर निगेटिव आ रहा है इसका मतलब इसकी वैल्यू कम, लेस, और इसकी वैल्यू मोर, इसकी वैल्यू ज्यादा। तो पहले ज्यादा था, उसने यूजफुल एनर्जी किया, मतलब उसका यूजफुल एनर्जी मतलब उसने वर्क किया कुछ यूजफुल, तब जाके वो कम हुआ, इसीलिए वो अपने आप हुआ। उसके पास पहले से कुछ एनर्जी थी जिससे उसने काम किया, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव है। आर यू गेटिंग? लेकिन पॉजिटिव कब है? जब उसको एनर्जी देना पड़ा, वो बिल्कुल ठलुआ है, मतलब उसके पास जो एनर्जी थी वो यूजफुल बिल्कुल नहीं थी, अब उसको हमने एनर्जी दिया तब उसने कुछ काम किया, तो उस पे डेल्टा जी जो आएगा, जी फाइनल ज्यादा होगा, जी इनिशियल कम होगा, इसलिए उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग और नॉट? यस सर। तो ये रिएक्शन अगर निगेटिव, अगर हमको यूजफुल वर्क कराना है और रिएक्शन खुद से होना है, ठीक है, तो इसके लिए इसको निगेटिव होना चाहिए डेल्टा जी को। तो डेल्टा एच तो निगेटिव है ही, अगर ये टोटल निगेटिव आना है, समझो जरा, इसके वैल्यू को निगेटिव आना है, ये निगेटिव तो है ही क्योंकि एक्सोथर्मिक है। और डेल्टा एस क्या होता है? एस क्या होता है पढ़ा है आपने? व्हाट इज एस? एंट्रोपी। Entropy change. और डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है पता है आप लोगों को बेटा? गैस Change की in एंट्रोपी, state. गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है कि लिक्विड की? Gas की. होगी ना, जिसके अंदर स्पॉन्टेनियस मतलब रैंडमनेस ज्यादा हो। एंट्रोपी मतलब कि रैंडमनेस, बहुत इधर उधर अपने मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमते हो, मतलब पूरा रैंडमली इधर उधर मूव करते हो, तो किसमें? गैस में ज्यादा मूव करेंगे, रैंडमली करेंगे नहीं करेंगे? बताइए। अरे प्रिंस बोलो ना, पोलो, प्रिंस स्पीक अप। हाँ सर, हाँ सर। गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत रैंडम मोशन में रहते हैं नहीं हाँ रहते सर, हैं? हाँ इसलिए पता है सर, उसके तो मतलब दूर इसलिए दूर रहते उसकी हैं, फार रहते हैं। इसीलिए उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? सर ज्यादा होगी। अब ये बताओ इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, गैस को लिक्विड में चेंज क्या कर रहे हैं? गैस को एज ए सॉल्यूट लिक्विड को हम में। लिक्विड में डाल रहे हैं,
तो पहले एंट्रोपी ज्यादा थी, अब एंट्रोपी, अरे पहले एंट्रोपी ज्यादा थी, अब एंट्रोपी यार पूरा कम हो गई। अब एंट्रोपी कम हो गई। तो डेल्टा एस क्या है, निगेटिव की पॉजिटिव? ओफो, डेल्टा एस नेगेटिव। है। प्रिंस पकड़ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है तो बोलो। डेल्टा एस क्या होगा, निगेटिव की पॉजिटिव, बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम, जरा समझ लो। बाकी हम फॉर्मूला भी बता सकते थे, खूब आराम से समझ में आ जाता है। एक सेकंड एक सेकंड। पहले पहले डेल्टा एस क्या होगा, एस फाइनल माइनस एन इनिशियल, होगा कि नहीं होगा? तो पहले क्या था, गैस, बाद में क्या बन रहा है वो, लिक्विड। तो गैस की एंट्रोपी पहले ज्यादा थी, अब क्या हो गई, कम। तो फाइनल कम हो गई, पहले इनिशियल ज्यादा थी, तो इसकी वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव? अभी भी नहीं कर पा रहे निखिल। निखिल पॉजिटिव की निगेटिव? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है हम, है ना? अब बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब देखो जरा, ठंडे दिमाग से सोचो, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। प्रिंस गड़बड़ कर दिए, जरा समझो, ठंडे दिमाग से एकदम सोचो जरा। हड़बड़ी नहीं करनी है हमको, भले कॉन्सेप्ट को समझने में टाइम लग जाए, लेकिन समझना है इसको। एक जगह समझ ली तो हर जगह काम आएगा। जरा देखो, मैंने बोला कि डेल्टा जी जो है, वो डेल्टा एच जो है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच माइनस टी टेम्परेचर इंटू डेल्टा एस। ये इक्वेशन कहती है हमसे गिब्स फ्री एनर्जी की। और सीधा सवाल बात है कि ये जब डेल्टा जी जब निगेटिव होगा तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। निगेटिव होगा, डेल्टा जी की टोटल वैल्यू जब निगेटिव होगी तो स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा, नहीं तो हमको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया सर। डेल्टा एच तो निगेटिव है, इसमें कोई शक? कोई शक इसमें, किसी को कोई शक? प्रिंस इसमें कोई शक बेटा, डेल्टा एच निगेटिव होगा? जब गैस को अपन डिजोल्व कर रहे हैं लिक्विड में तो डेल्टा एच निगेटिव होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर है तो मेरे को जल्दी से मैसेज कर दो, तो हम फिर से उसको समझाएंगे। चलो मत बोलो। डेल्टा एस पहले क्या था, गैस, बाद में क्या हो रहा है, लिक्विड में चेंज, मतलब कि डिजोल्व कर रहे हैं हम लिक्विड में। तो डेल्टा एस, वॉइस नहीं आ रहा है? ऐसे कैसे नहीं आ रहा है वॉइस? बाकी सबको जा रहा है? हाँ। जरा मेरे को ये बताओ, डेल्टा एस क्या होता है, इज इक्वल टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ये भी होगा। हमने फाइनली क्या बनाया, लिक्विड। इनिशियली क्या था, गैस, सॉल्यूट की बात हो रही है। तो लिक्विड का एंट्रोपी कम होता है किससे, गैस से, तो इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी कि नहीं आएगी, बताओ। अरे एंट्रोपी एस ऑफ लिक्विड इज लेस देन एस ऑफ सॉलिड, डेफिनेटली और नॉट। तो ये वैल्यू भी निगेटिव आ रही है, इस वैल्यू को भी निगेटिव आना है। अब जरा समझो, ये निगेटिव, ये निगेटिव, और ये निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, प्लीज अभी आवाज आ रही है? वॉइस ही नहीं आ रहा था सर। अभी सही है? अब सही है। तो एंट्रोपी हमने बाद में लिक्विड बना रहे हैं, पहले गैस था। तो एंट्रोपी हमने बता चुके कि लिक्विड का क्या होता है, कम, और गैस का ज्यादा। तो एस ये कम है, ये ज्यादा है, माइनस करोगे तो निगेटिव आएगा ना, बताओ, जल्दी बोलो। हाँ सर, माइनस है। डेल्टा एस निगेटिव होगा, डेल्टा एस निगेटिव, डेल्टा एच निगेटिव। तो भाई साहब ये निगेटिव, और माइनस साइन लगा है बीच में, जरा ध्यान से देखो, बीच में लगा है माइनस साइन, और टेम्परेचर, और ये भी निगेटिव। ओ बाबा, तो क्या आ जाएगा, ये निगेटिव, ये निगेटिव, निगेटिव क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव, ये नेगेटिव क्या हो जाएगा? सर पॉजिटिव। T इंटू पॉजिटिव होगा। और ये वैल्यू आनी क्या है? आनी कैसी है तभी काम चलेगा भैया? आनी तो निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, आंसर निगेटिव आना है तो किसको ज्यादा होना चाहिए? किसको ज्यादा होना चाहिए? ए फर्स्ट को कि सेकेंड को? डेल्टा एच। ये बताओ, फर्स्ट को कि सेकेंड को? वन को। वन को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब उसके लिए, इसको ज्यादा होने के लिए टेम्परेचर को अगर हम कम रखेंगे तभी तो इसकी वैल्यू कम होगी। बताओ, अगर हम हाई टेम्परेचर कर दिए तो इसकी वैल्यू बढ़ नहीं जाएगी? सोचो जरा, थोड़ा फिजिकल इंपॉर्टेंस है इस चीज का। अगर समझ लिए तो फिर मजा आ जाएगा, नहीं समझे तो फिर सजा है। ये जो वैल्यू है, अगर हम इसमें टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत हाई कर दिए तो ये टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव बढ़ जाएगा सर। एंट्रोपी की वैल्यू, जो टोटल टर्म जो है, ये जो टोटल टर्म है बहुत बढ़ जाएगा। अब ये जब बढ़ जाएगा, पॉजिटिव में है, तो ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव आने लगेगी और ये रिएक्शन होगा नहीं और इसकी सॉल्युबिलिटी होगा ही नहीं, मतलब गैस डिसॉल्व ही नहीं होगा। तो जरा ऑब्जर्व करो, गर्मियों में मछलियां मरती हैं ज्यादा कि सर्दियों में? गर्मी में। क्यों? अच्छा, मछली ऑक्सीजन कहां से लेती है ये बताओ? जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक प्लांट से एक्वेटिक प्लांट से एनिमल लेते हैं। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है सर समुद्र में। नहीं, ऑक्सीजन और कहां से लेते हैं? गिल्स। हम्म, लेते कहां से, लेते किसके थ्रू है वो नहीं पूछ रहे हैं। आप कान से लेते हो कि नाक से लेते हो वो नहीं पूछ रहे हैं, कहां से लेते वाटर हो? से। वाटर से। वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है, इज इट नॉट? वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है। हाँ सर। H2O के अंदर ऑक्सीजन इज डिजॉल्व, O2 इज डिजॉल्व्ड। अब ये जो O2 गैस है कि नहीं है? हाँ सर। सबको पता है कि ये O2 क्या है? गैस। और ये क्या है? लिक्विड। तो यही तो वही केस हो गया ना कि लिक्विड एज ए सॉल्यूट इन लिक्विड, गैस एज ए सॉल्यूट इन लिक्विड। हो गया कि नहीं हो गया ये केस? तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो O2 डिजॉल्व होना चाहता है इस वाटर में, वो कम होगा। अब होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब? मैंने बोला कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे यहाँ पे तो ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब ये रिएक्शन डेल्टा जी पॉजिटिव की तरफ जाने रॉन्ग हो लगेगा। जाएगी सर। हैं? ये मतलब इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी अगर सर उसका एंट्रोपी बढ़ेगी तो। हाँ, एंट्रोपी नहीं, ये जो टर्म है पूरा ये बढ़ेगा टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका मतलब कि भाई साहब ये रिएक्शन आगे होने वाली नहीं है। जब ये निगेटिव आएगा तभी वो गैस डिजॉल्व होगी लिक्विड के अंदर। अगर ये पॉजिटिव आने लगा, इफ दिस वैल्यू कम्स टू बी पॉजिटिव, तो ये गैस डिजॉल्व नहीं होने वाली है। तो पॉजिटिव आ जाएगा जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी। बताओ, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये ऑक्सीजन इस वाटर में डिजॉल्व होने वाला नहीं है, तो इसलिए मछली का ऑक्सीजन कहां से लेगी? मछली ऑक्सीजन कहां से होगी जब डिजॉल्व ही ऑक्सीजन नहीं है उसमें? तो जब डिजॉल्व नहीं है तो लेगी नहीं, तो इसलिए मरने लगती है गर्मियों में। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, वो टेम्परेचर लो रहता है तो इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव डिजॉल्व, रहता है और सर वो नेगेटिव बना रहता है, इसकी वैल्यू लो रहेगी। जल्दी से लिख लो जो भी हमने बताया, जल्दी से कॉपी में लिख लो। ये सारी जो रामायण बुक पढ़ी हमने, ये केवल फिजिकल सिग्निफिकेंस देने के लिए, ठीक है? इतना जो डेप्थ में जाके ले कॉन्सेप्ट, लिया स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में मैंने बोला ही नहीं, मैंने तो स्क्रीनशॉट लिखा ही नहीं ना उतना, मैंने तो बोला है ज्यादा। तो if temperature is low, then this term, कौन सा सेकेंड, is less positive, कम पॉजिटिव है। सो नेट डेल्टा जी is
नेगेटिव। जब ये लेस पॉजिटिव होगा तो ये ज्यादा निगेटिव है, मतलब इसका तो ज्यादा निगेटिव है तो टोटल वैल्यू निगेटिव आएगी। लेकिन अगर ये टर्म टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये टर्म ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर डेल्टा जी नेगेटिव नहीं आने वाला, फिर डेल्टा जी नेगेटिव नहीं आने वाला है। If the temperature हमने रीजन बता दिया, ली चैटलियर का भी बता दिया था। अब ली चैटलियर के साथ साथ हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस थर्मोडायनेमिक्स से उठा के बता दिया। ये मत कहना कि सर आपने केवल ली चैटलियर बोल के और हमको बता दिया कि सर ये सॉल्यूट कैसे टेम्परेचर के साथ रिलेट होगा या कैसे। हमने पूरा फिजिकल सिग्निफिकेंस दिया, इसका पूरा फिजिकल सिग्निफिकेंस अकॉर्डिंग टू गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन हमने इसको सॉल्व किया है। तो इसका अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए आपको, ठीक है। बिल्कुल मजाक में नहीं लेंगे, बिल्कुल फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसका ये। तो इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड और हाई, द टर्म कौन सा, डेल्टा टी इंटू डेल्टा एस, टी इंटू डेल्टा एस इज more positive, more positive. So net delta G comes to be negative, positive, comes to be positive, and solute do not dissolve spontaneously. खुद से डिजॉल्व होने वाला नहीं है। बात समझ में आई? बताइए भैया, ओ भाई साहब लोग बताइए जरा। इज इट ओके टू एवरीवन? अच्छे से क्लियर हो गया? आर्यन, अब्दुल, निखिल, यस सर। प्रिंस, ओके सर। अरे ओके, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हाँ हम सर, हाँ सर, अब आ रहा है। चलो अगला फैक्टर पे हम आते हैं। टेम्परेचर हो गया, अगला फैक्टर है। हाँ जी, तो अगला फैक्टर है अपना, बहुत काम का है, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर। नेक्स्ट फैक्टर, कितने फैक्टर हो गए? एक टेम्परेचर हो गया, एक नेचर ऑफ गैस हो गया, अब तीसरा है ना, ये 2 हो गए सर। तीसरा है प्रेशर। प्रेशर, अरे यार ये बताओ कि अगर आप प्रेशराइज करोगे, मतलब अगर प्रेशर बढ़ाओगे, जो गैस कंटेनर में डिजॉल्व होना चाहती थी लिक्विड हो जाएगा सर वो। तो और जल्दी होगा ना भाई साहब। हो क्या रहा है, गैस को हम डिजॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं हम लिक्विड के अंदर। तो अगर गैस का प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, जरा समझो, ये अपना कंटेनर है, तो इसके अंदर हमने लिक्विड रखा है। ये हमारा कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड है, ठीक है। इसको हमको क्या कर रहे हैं, गैस डिजॉल्व कर रहे हैं हम लोग, वही केस तो कर रहे हैं यार। तो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसको अपन को डिजॉल्व करना है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं, एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से प्रेशर लगाएं, तो जब प्रेशर लगाएंगे तो ये और जल्दी डिजॉल्व होने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? बताओ।
भैया गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, अब जब प्रेशर लगाओगे तो नजदीक आएंगे तो लिक्विड में और जल्दी डिजोल्व होगा। तो मतलब सीधा सा है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी विथ इंक्रीज इन प्रेशर। तो सीधा सीधा रिलेशन है कि solubility increases with increase in pressure, with increase in pressure। solubility क्या होगा, इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन प्रेशर। बात को समझना, solubility इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन प्रेशर। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए मेरे को। हाँ सर, होगा सर। ठीक, यहीं पे आता है हेनरी। भाई साहब बहुत कायदे से चैप्टर में घुस गए अब लोग हम। हेनरी आता है, उसने अपना लॉ दे दिया भाई साहब, चिपका दिया लॉ। बोला इसने कि जो प्रेशर होगा, जो हम लोग प्रेशर लगाएंगे, जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। solubility of gas, pressure is directly proportional to the solubility of gas. The more the pressure is, the more will the solubility of the gas inside a liquid, in a liquid solvent. Is it okay? Very good. The more the pressure of the gas solute, the more the pressure of the gas solute, the more will be the solubility in the liquid. ठीक, अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, अब ये बताओ सॉल्युबिलिटी को कंपेयर किया गया किससे। आप बताओ मेरे को बेटा कि जैसे गैस के मैं नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दूं, यहाँ पे गैस के ज्यादा मोल्स कर दूं, जरा समझना, गैस के हम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए, पहले 3 थे अब हमने 6 8 10 कर दिए। तो ये बताओ अब संभावना क्या होगी ज्यादा जल्दी चेंज होने की। ओके सर। क्या है बाकी क्या नाम है यार, निखिल भैया, अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए गैस के तो अब और भी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जो सॉल्युबिलिटी का टर्म है, हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी की हम बात करेंगे यहाँ पे जो, वो हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि कितने मोल्स सॉल्यूट के हैं, कितने मोल्स सॉल्यूट के हैं। आर यू गेटिंग, जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। भैया जरा ये बताओ, जरा समझो, जरा समझिए, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है, बहुत कायदे से समझ जाओगे आप लोग। ये कंटेनर है और ये कंटेनर है। अरे यार, इसके अंदर लिक्विड है, ठीक है, इसके अंदर भी लिक्विड है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे इसके अंदर, लिक्विड है तो, लिक्विड है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो होंगे। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनको मान लो हमने बोल दिया ए, उसके हमने मॉलिक्यूल्स को नाम दे दिया ए टाइप के मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर हैं। ए कितने, 2 3। गैस के मॉलिक्यूल्स हमने डाले इसमें, वो बाकी जगह को गैस के मॉलिक्यूल्स जगह ले लिए, समझना। बी गैस जो है मान लो बी, गैस जो है मान लो बी, ठीक। अब इस वाले लिक्विड में देखो, इस वाले लिक्विड में गैस मान लिया ए, अरे वाटर मान लिया ए और वाटर मान लिया ए। गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे बी 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 बी। अब बताओ मोल फ्रैक्शन किस में ज्यादा है गैस का, ये फर्स्ट में कि सेकंड में। मोल फ्रैक्शन किस में ज्यादा है गैस का, बताएगा कोई मेरे को। जो भी गैस बी है उसका मोल फ्रैक्शन किस में ज्यादा है, कंटेनर ए में कि फर्स्ट में कि सेकंड में, मोल फ्रैक्शन।
सर सेकंड वाले हैं। जाहिर सी बात है, किसको नहीं लग रहा है ऐसा? किसको लग रहा है कि भाई साहब गड़बड़ है कुछ? बताइए किस भाई, नंबर ऑफ मोल्स काउंट कर लो ना जिसमें, देखो जरा पहले वाले में ए के कितने 3 है और बी के भी कितने 3 है, लेकिन सेकेंड वाले में ए के कितने 2 और बी के कितने 4। तो ये बताओ कि नंबर ऑफ मोल्स, वही तो मोल फ्रैक्शन होता है, तो मोल फ्रैक्शन बी का किस में ज्यादा है? सेकेंड में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर है? ये अगर नहीं क्लियर है तो बहुत दिक्कत है इस चैप्टर में फिर आप लोगों को। ये चीज क्लियर है कि बी में मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, सेकेंड वाले डायग्राम में मोल फ्रैक्शन ज्यादा है बी का, सॉल्यूट का है कि नहीं है? हम सब दो यार, हम समझे कि हाँ है कि नहीं है। प्रिंस बोलो, प्रिंस है नहीं है? अरे यार पता नहीं तुम लोग, नो क्यों? क्यों नहीं है मोल फ्रैक्शन ज्यादा, बताइए जरा हमको। बोलो जो बोलो, म्यूट अनम्यूट करो, बोलो समझाओ जरा हमें, बोलो। अरे म्यूट अनम्यूट करके बोलो, क्या नहीं आया? तो कुछ भी नहीं आया है, बस ऐसे ही। जरा इसमें देखो फर्स्ट वाले कंटेनर में, एकदम बच्चे बन गए हो तुम। ये फर्स्ट के कंटेनर में ए के कितने सरफेस पे मॉलिक्यूल है बताओ? ए सरफेस के 3 है, बी के 3 है। तो बस। अब इसमें ए जो सॉल्वेंट है, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है कि नहीं है? हाँ सर। ये लिक्विड सॉल्वेंट है, उसको हमने ए माना है। ये ए गैस है, लिक्विड हो, बी गैस है। बी गैस है, सॉल्यूट है हमारा, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को कि दूसरे कंटेनर में किसके गैस के कितने, लिक्विड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 और उसके 4। तो किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा आएगा? सर गैस का। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, वही आगे तो सर। बोल रहा हूं कि एन बी ज्यादा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे एन बी इज इक्वल टू एन ए है। तो जब एन बी इज इक्वल टू एन आगे ए सर। है तो मोल फ्रैक्शन एक्स बी ज्यादा होगा कि एक्स ए ज्यादा होगा? एक्स बी ज्यादा होगा ना एक्स इसका। बी सर। तो अब ये बताओ कि एक्स बी अगर सरफेस पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसके हैं? बी के, तो ज्यादा प्रेशर कौन लगाएंगे? सर बी। बी। तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, जब मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तभी तो। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो किस में ज्यादा डिजोल्व होंगे, फर्स्ट में कि सेकंड में, ये बताओ? सेकंड में। सेकंड में, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, और ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो यही कह रहा है कि प्रेशर नाउ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इज इट ओके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बताओ भाई हाँ सभी लोगों सर। को। ठीक है, अब आगे देखो, हेनरी ने ये बोल दिया, हेनरी ने ये बोल दिया, अब देखो उसका एक्सप्रेशन फॉर्मूला का। अब हेनरी ने ये बोल दिया कि भैया साहब, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, जिसका जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा जिस सॉल्यूशन में, उसका प्रेशर, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी बढ़ेगी, उसका प्रेशर उतना ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, प्रेशर उसी का ज्यादा होगा जिसके ना आदमी ज्यादा होंगे, और उसी के मॉलिक्यूल ज्यादा है सरफेस पे। तो ये हुआ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स मीन्स एक्स बी, एक्स मीन्स व्हाट? एक्स बी सॉल्यूट का ही है, ठीक है। अब इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, तो इट इज रिटन एज P इज इक्वल्स टू K इंटू एच एक्स। KH is Henry's constant. KH is what? Henry's constant. KH where KH is Henry constant. Henry का एक कांस्टेंट है, ठीक है। X is the mole fraction. X is mole fraction of solute, and P is the pressure. P is the pressure, ठीक है, ठीक है। T is the pressure, total pressure.
P is the total, या टोटल क्या, प्रेशर लिख लो केवल, प्रेशर। ठीक, अब पार्शियल प्रेशर के बारे में सुना है आप लोगों ने? पार्शियल प्रेशर के बारे में सुना है? अच्छा ये बताओ जरा मेरे को, इसके अंदर सेकेंड वाले या फर्स्ट वाले, दोनों के अंदर दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं कि नहीं है? भैया कम है ज्यादा है कि नहीं है? बताओ। यस सर हैं। तो दोनों कंटेनर में दोनों के मॉलिक्यूल्स हैं भैया, दोनों का अपना अपना प्रेशर होगा, दोनों का अपना अपना एक प्रेशर होगा, मतलब ए के मॉलिक्यूल्स अपना एक प्रेशर लगाएंगे और बी के मॉलिक्यूल्स अपना अलग प्रेशर लगाएंगे, इज इट नॉट? और ए का प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के, मतलब अगर 3 बंदे हैं इसके तो इनका टोटल, इसका जो पी ए होगा वो ज्यादा होगा, और यहाँ पे पी बी अगर 3 है तो वो भी दोनों बराबर होगा, पी ए इज टू पी बी। लेकिन यहाँ पे देखो दूसरे में ध्यान से, ए के 2 हैं तो पी की वजह से जो प्रेशर होगा उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और जो बी का जो टोटल प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन की वजह से डिपेंड कर रहा है। यही कह रहा है हेनरी, हेनरी यही कह रहा है कि जिसके जितने मोल फ्रैक्शन होंगे या जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसका प्रेशर उतना होगा। वेरी गुड। तो टोटल प्रेशर जो ए का और बी का, तो टोटल प्रेशर जो हम कह सकते हैं कि पी ए मतलब ए का प्रेशर प्लस बी का प्रेशर, तो ए के प्रेशर को अकेले कहते हैं हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, एंड बी का प्रेशर को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर का सम होता है। बात समझ में आई? टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स, और यहाँ पे दो चीजें हैं ए और बी, तो ए का पार्शियल प्रेशर प्लस बी का पार्शियल प्रेशर। इज इट ओके प्रिंस? इज इट ओके? बताओ प्रिंस। सर हाँ सर आ रहा है सर। तो इसका पार्शियल प्रेशर प्लस इसका पार्शियल, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे हम लोग? पार्शियल प्रेशर, तो partial pressure applied by the gas on the liquid, partial pressure applied by the gas molecules on liquid surface is directly proportional to its मोल फ्रैक्शन। होगा कि नहीं होगा? जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन मतलब जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन, उतना ज्यादा प्रेशर, मतलब उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर बी का या सॉल्यूट का या गैस का। ठीक है, एक ही बात है, पार्शियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन present in the liquid, present in liquid। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन, उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर गैस का होगा, उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर गैस का होगा। तो सपोज हमने मान लिया x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ, x इज द मोल, हमने मान भी लिया ऊपर x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, x इज व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस molecules, gas molecules, okay, in liquid। ठीक है, इज इट ओके? तो ये बताओ ये किससे रिलेट हो रहा है, इसको जरा
रिलेट करो, y इक्वल्स टू mx से रिलेट हो रहा है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, बताइए जरा। p इज इक्वल्स टू, अरे बोलो बोलो, p इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, इसको रिलेट करो आप y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, जरा रिलेट कर लो, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स, y को कंपेयर करेंगे p से, y is on the y x p is on the y axis partial pressure, kh is the slope, kh is the nothing but slope, कंपेयर कर लो ना, kh क्या है, स्लोप है, x एक्सिस पे क्या होगा, x मोल फ्रैक्शन, तो वी कैन ड्रॉ व्हाट, वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, कर सकते नहीं कर सकते हैं ड्रॉ, बताओ ना, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है निगेटिव है, कैसा बनेगा स्लोप, बोलो। ये क्या है, y एक्सिस पे क्या लेना है हमको, p, क्या लेना है हमको, p प्रेशर, इस पे लेना है मोल फ्रैक्शन x, इस पे लेना है मोल फ्रैक्शन x, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन x ले लिया, इस पे p ले लिया, और ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये होगा इसका ग्राफ, इसका स्लोप हम लिख लेंगे, इसका जो स्लोप होगा दैट इज इक्वल्स टू के एच, हेनरीज कांस्टेंट के बराबर, ओके, बताओ भाई लोग, बताओ समझ में आ रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है विच इज पासिंग, तो मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू mx, ओके और नॉट प्रिंस, चलो ठीक है, अब आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं कल फिर से, आप इसको जरूर से जरूर करिएगा, आज भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई और आप उसको करिएगा, ठीक है, ओके देन, थैंक यू एवरीवन, ओके बेटा।